हेलो एवरीवन। बेटा हमारा ना देखो एनपीओ चैप्टर तो वाइंड अप हो गया। एनपीओ चैप्टर में तीन मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स थे, सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन, ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स और हमने एक और क्या पढ़ा था जी, अपना वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग, वो हमारा सारा हो चुका है। आज मैंने अभी ग्रुप में ऑलरेडी क्वेश्चन भेज दिया आपके टेलीग्राम वाले पे भी, व्हाट्सएप पे भी। मैं उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करा दूंगा और अभी क्लास के बाद सारे सॉल्यूशंस भी भेज दूंगा। उनके जितने क्लास में कवर होंगे वो कर ही लेंगे, जो क्लास में कवर नहीं होंगे तो मैं उनके आंसर्स भी आपको भेज दूंगा। तो वो प्रैक्टिस आपने सभी ने घर पे पॉजिटिवली करनी है। एनपीओ में इससे ज़्यादा मुश्किल और एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। सो दैट फिर हम नेक्स्ट क्लास से अपना नया चैप्टर काम करेंगे। ठीक है बच्चे, अभी 2 मिनट वेट करते हैं, स्टूडेंट्स और आ जाएं, फिर मैं शुरू करा देता हूँ। ये शुरू करा ही देते हैं, चलिए जी। वो नोट्स मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका हूँ बच्चे, यहाँ से मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, हम इनको करते हुए चलेंगे। ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, देखिए जी। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, विजिबल होगा। और मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों जगह सारे क्वेश्चंस भेज दिए हैं अभी क्लास शुरू करने से पहले। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चे क्या कहता है। A society has 400 members, each paying an annual subscription of ₹100. Subscription due at the end of year is 7,200। ये मेरी क्लोजिंग की आउटस्टैंडिंग हो गई। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है 38,000, मिला कितना है 38,000। 10 सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, मुझे बताना है जी नेक्स्ट ईयर की एडवांस मुझे कितनी मिली है। तो ये देखने के लिए बच्चों सबसे पहले हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं इसकी। देखिए today is 19th April 23, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो अब हम अगर क्वेश्चन ध्यान से देखें, आपको मैं ये बना के अगर बताऊं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं, बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे आप तो, बट बिकॉज पहला क्वेश्चन है तो दैट्स वाई मैं आपको करके बता देता हूँ कैसे होगा। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज़ सिखाई थी बिल्कुल सिंपल सी, अगर मुझे बता दे इतने मेंबर हैं पर पर्सन इतना देता है तो मेरा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। आदित्य भी सुनता हूँ बच्चे, 2 मिनट वेट करो, हैंड लोअर करो। 400 मेंबर है, पर पर्सन 100 रुपीज़ देता है, तो 400 इंटू 100, मेरी आउटर कॉलम में तो फिगर फिक्स हो गई जी, 40,000 तो आना ही आना है। ठीक है जी, 40,000 तो आना ही आना है। और मुझे करंट ईयर में मिला कितना है 38,000। अगर मेरा क्वेश्चन इतना ही होता तो बच्चे मेरा आउटस्टैंडिंग कितना निकल गया 2,000। ये मैंने आपको बताया था कैसे आएगा। 400 मेंबर है, पर पर्सन 100 देता है। अगर मुझसे पूछे इनकम एक्सपेंडिचर में कितना क्रेडिट होगा तो उसका आंसर तो 40,000 है, जस्ट डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे रिसीव कितना हुआ है 38,000, तो अकॉर्डिंग टू दिस तो मेरा तो जो बैलेंस हुआ वो हो गया 2,000। बट यहाँ पे क्या लिखता है, सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड ऑफ ईयर, जो मेरी एंड की पेंडिंग है जी, जो आउटस्टैंडिंग है वो कितनी है 7,200। तो आउटस्टैंडिंग जो होती है वो तो जी होती है प्लस, तो ये मेरे पास कितना बन गया 45,200, जबकि मिलनी कितनी चाहिए 40,000, मिल कितनी गई 45,200। तो इसमें जो 5,200 एक्स्ट्रा हुआ तो वो मेरा बच्चे क्या हो गया, एडवांस हो गया ना, वो एडवांस हो गया। तो सेकंड का आंसर मेरा क्या हो जाएगा बी, 5,200। ठीक है, हाँ जी सुनता हूँ मैं आपकी बात। मल्टीप्लाई ही जानी है, जैसे ही उसने मुझे बोला 450 मेंबर है 100 पर्सन है, अगर मुझसे पूछ लेगा इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा तो वो तो इसकी मल्टीप्लाई फिक्स हो गया जी, 45,000 ही जाएगा। सब्सक्रिप्शन 20,000 वाज रिसीव्ड इन एडवांस फॉर दी नेक्स्ट ईयर, 20,000 नेक्स्ट ईयर के लिए मिले हैं। 15,000 आउटस्टैंडिंग है इन दी प्रीवियस ईयर, फॉर दी प्रीवियस ईयर इन दी बिगनिंग ऑफ ईयर, साल के शुरू में ये मेरे पास पेंडिंग है। द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर विल बी, इनकम एक्सपेंडिचर में कितना क्रेडिट होगा। देखो बच्चे कितना आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको लास्ट क्लास में जो ट्रिक सिखाई थी, अगर वो मुझे बताए इतने मेंबर है पर पर्सन इतना देता है तो मुझे बाकी चीज़ों से मतलब ही नहीं है। अगर वो पूछ लीजिए इनकम में कितना जाएगा तो बच्चे इनकम तो मेरी 450 इंटू 100 45,000 हो जाएगी, तो आंसर इज सी। बाकी चीज़ें तो जो गिवन है उनका कोई रेलिवेंट नहीं हुआ, अगर वो मुझसे पूछ रहा है कि जी इनकम में कितना जाएगा तो ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। थर्ड पॉइंट में आते हैं। इन अ हॉस्पिटल
द ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन आर 45,000, क्लोजिंग स्टॉक इज़ 22,000। तो एक कंज्यूमेबल गुड्स हो गया। मैंने आपको बताया था कंज्यूमेबल गुड्स में क्या क्या आ जाता है बच्चे मेरे पास, मेडिसिन, फूड स्टफ, स्टेशनरी। अगर कोई भी चीज़ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की फॉर्म में गिवन है और उसकी परचेजेस गिवन है, तो हमने कंज्यूमेबल्स वाला फॉर्मूला लगाना था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, देखिए जी, ड्यूरिंग द ईयर 1,53,000 की वर्थ ऑफ मेडिसिन आर परचेज। मैंने 1,53,000 की मेडिसिन खरीदी हैं। अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड टू बी डेबिटेड, अमाउंट ऑफ मेडिसिन कितना कंज्यूम होगा बच्चे, बहुत सिंपल है। क्या हमारे पास वही फॉर्मूला लगना है। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या फॉर्मूला था मेरे पास, इनकम एक्सपेंडिचर में कितना डेबिट होगा, इसके लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस आप क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। देखिए जी, ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास 45,000, परचेजेस मैंने कितनी करी हैं 1,53,000, क्लोजिंग स्टॉक है 22,000। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा बच्चे, 45,000 प्लस 1,53,000 माइनस 22,000, तो 1,76,000 जो मेरा कहाँ डेबिट होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। चेक करते हैं जी, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया मेरे पास। आगे आते हैं। हाँ जी बच्चे, क्या डाउट है आप, हम सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का लिखते हैं। तो इसने पूछा जी कौन सी आइटम इनकम एक्सपेंडिचर में तो आएगी बट रिसीट एंड पेमेंट में नहीं आएगी। एंट्रेंस फीस दोनों जगह आती है, सब्सक्रिप्शन दोनों जगह आती है, डेप्रीसिएशन इनकम एक्सपेंडिचर में तो आता है बट रिसीट एंड पेमेंट में नहीं आता। ये रिसीप्ट एंड पेमेंट में क्यों नहीं आता, क्योंकि डेप्रीसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है और ऑनरेरियम भी दोनों जगह आता है मेरे पास। ठीक है जी, नेक्स्ट 6, तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चे, 5th का आंसर हो गया सी, डेप्रीसिएशन, बिकॉज ये नॉन कैश एक्सपेंस है। रिसीट एंड पेमेंट में कोई भी नॉन कैश आइटम रिकॉर्ड नहीं होती। 6th क्वेश्चन, हाँ जी देव भाई हैंड अपना लोअर कर ले बच्चे, मैं आपको सारे आंसर्स भेज दूंगा। हाँ जी देव, क्या डाउट है आपका, आपने कुछ लिख भी नहीं रखा। देखो जी 6th पे आते हैं। एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से क्या पता चलता है, क्या कैश का बैलेंस पता चलता है, नहीं, कैपिटल फंड नहीं, प्रॉफिट और लॉस नहीं, सरप्लस और डेफिसिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सरप्लस और डेफिसिट आता है। अगर मैं आपको ये वाला पॉइंट रिवाइज कराऊं, हमने पढ़ा हुआ है, देखिए पॉइंट नंबर 6 में, जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, अगर मेरा डिफरेंस डेबिट साइड आता है, जैसे कि आप नेट प्रॉफिट बोलते थे, तो नेट प्रॉफिट की जगह अगर डिफरेंस आएगा तो इसे क्या बोलेंगे आप, सरप्लस, और क्रेडिट साइड आएगा तो नेट लॉस होता था, नेट लॉस की जगह इसे इस चैप्टर में क्या बोलेंगे, डेफिसिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7th क्वेश्चन पे, द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर इज शोन इन। सब्सक्रिप्शन जो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए मिली है जी, ये कहाँ जाएगी, लास्ट क्लास में सिखाया था ना, ये रिसीव इन एडवांस हो गई। सब्सक्रिप्शन जो मुझे एडवांस में मिली है, मैंने काम नहीं किया, पैसा पहले ही मिल गया, तो बच्चे बताओ ये मेरी एसेट्स होती है, लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी। तो कहाँ जाएगी ये, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन मैंने एडवांस में पे नहीं की है, मुझे मिली है। याद कीजिए हम पढ़ते थे अपने 11th में भी 12th में भी, इनकम रिसीव इन एडवांस, काम नहीं किया, पैसा पहले ही मिल गया, लायबिलिटी। 8th पॉइंट पे आएंगे, डोनेशन रिसीव फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट शुड बी। अब ये मुझे डोनेशन मिली है टेनिस कोर्ट के लिए। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, अगर आप याद करें जी, यहाँ पे भी मैं आपको अगर रूल रिवाइज कराऊँ तो 8th क्वेश्चन के लिए बच्चे अपना हैंड लोअर कर लें प्लीज़। हमने रूल क्या पढ़ा था, डोनेशन दो तरह की थी, एक मेरे पास थी जनरल डोनेशन, जिसने कुछ क्लासेस मिस भी की हुई हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बीच बीच में एक्सप्लेन करता जाऊंगा, समझ में आती जाएगी। जनरल डोनेशन जिसके साथ कोई पर्पस अटैच नहीं था, तो ये मेरी इनकम थी, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में लिखना था। स्पेसिफिक डोनेशन जिसके साथ कोई पर्पस अटैच था, तो ये मेरी क्या थी, लायबिलिटी। अब ये जो टेनिस कोर्ट वाली मेरी डोनेशन है, ये तो स्पेसिफिक डोनेशन हो गई ना, तो ये मेरी क्या रहेगी बच्चे, लायबिलिटी।
तो 8th का आंसर क्या होने वाला है, क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन बैलेंस शीट। ये रहा जी, सेपरेट अकाउंट में आएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, तो 8th का आंसर क्या हो गया मेरे पास, बी। ठीक है बच्चे, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हमने पढ़ा है पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा, एंड इन नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। 9th पे आएंगे बच्चे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अ स्कूल फॉर अ स्पोर्ट्स डे इज, स्पोर्ट्स डे के लिए मुझे सब्सक्रिप्शन मिल रही है, अगेन एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिल रही है, तो ये मेरी कैपिटल रिसीट हुई, रेवेन्यू रिसीट हुई, कैपिटल रिसीट। ठीक है जी, बिकॉज इसके साथ क्या अटैच है, पर्पस अटैच है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल रिसीट। बच्चे कैपिटल रिसीट का क्या मतलब होता है, वो रिसीट जो रूटीन नेचर के लिए नहीं है। मैं इसको बड़ा कर दूँ थोड़ा स्क्रीन को, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट का क्या मतलब हो गया जी, जो रूटीन नेचर में मुझे नहीं मिलती, तो वो मेरे पास किस में से बताइए क्या है। जनरल डोनेशन तो रेवेन्यू रिसीट होती है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू होती है, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू होती है, तो लाइफ मेंबरशिप फीस मेरी क्या हो गई जी, कैपिटल रिसीट। ये रूटीन नेचर में मुझे नहीं मिलती। 11th क्वेश्चन पे आते हैं, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट विल बी शोन इन। ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेचा, तो बच्चे ये तो मेरी इनकम हो गई ना, तो ये कहाँ चला जाएगा, मेरे इनकम में। डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो ऑप्शन नहीं है, डेबिट साइड ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट इसमें जाएगा, ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट के डेबिट साइड में जाएगा, बिकॉज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेच के जो पैसा आएगा, ठीक है जी, वो मेरे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट के डेबिट में जाता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कहाँ जाता है, क्रेडिट में। 12th पे आते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब मुझे बताएं इनकम एक्सपेंडिचर में कौन सी सब्सक्रिप्शन मिलती है, लिखते हैं हम, लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, जो हमारी करंट ईयर से रिलेटेड होती है, इस साल जो मिली है वो नहीं, बिकॉज जो इस साल मुझे पैसा मिला उसमें तो हो सकता है कुछ लास्ट ईयर का हो, कुछ नेक्स्ट ईयर का हो, तो रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर नहीं, रिसीव फॉर द ईयर एंड नेक्स्ट ईयर नहीं, अर्न फॉर द ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट। बच्चे तो सी इज़ द आंसर। 12th का आंसर क्या हो गया, सी पार्ट, वो सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर के लिए हमने कमाई है, चाहे मुझे वो मिली है या नहीं मिली है, तो 12th का आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, सी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहे हैं, 2 मिनट दे रहा हूँ बच्चे, आप लोग अपना ट्राई करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 13, हमने ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था, क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करेंगे। देखो 13 में क्या कहता है, अ स्पोर्ट्स क्लब रिसीव्ड ₹52,000 एज सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर। 52,000 मुझे मिले, द क्लब हैज़ 750 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100। अगर क्वेश्चन इतना ही है, ध्यान से समझेंगे, और मैं बोलूँ जी मुझसे पूछ लिए इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, तो ये बात तो हम बार बार पढ़ रहे हैं, जैसे ही मुझे बता दे इतने मेंबर हैं, पर पर्सन इतना देता है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना चला गया, 750 × 100, 75,000। मिले कितने हैं, 52,000, तो इसका डिफरेंस मेरा आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर हो गया, अगर क्वेश्चन इतना ही है तो। बट आगे बढ़ते हैं, लास्ट ईयर 55 मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन एडवांस में ही दे दी थी, तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी होगी। देखो मैं आपको करके बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास ये 13। बच्चे मुझे एक बात पता है कि जो मेरी इनकम है वो फिक्स है जी, 75,000 तो मुझे मिलना ही मिलना है, मतलब मेरी करंट ईयर की इनकम। ये 75 कैसे आया, 750 × 100। मुझे करंट ईयर में मिला कितना है, 52,000। अच्छा, 55 लोगों ने लास्ट ईयर ही पैसा दे दिया था, तो जिन्होंने लास्ट ईयर पैसा दे दिया था वो भी दोबारा थोड़ी ना पे करेंगे, वो करंट ईयर की इनकम हुई। 55 × 100, 5,500, तो 52,000 में हमने इसको प्लस करा, ये आ गया बच्चे 57,500। तो मीनिंग क्या हुआ, मुझे मिलना कितना था, 75,000, मिला कितना, 5700, तो इसका जो डिफरेंस हो गया वो मेरा क्या निकल गया, आउटस्टैंडिंग।
17,500। तो इसकी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो गई मेरे पास। दोबारा समझा रहा हूँ, मुझे बताया गया 750 मेंबर है, पर पर्सन 100 देता है, तो इनकम एक्सपेंडिचर के आउटर कॉलम में तो ये वाली फिगर फिक्स हो गई। मिले कितने मेरे को 52,000। ये लास्ट ईयर का एडवांस पड़ा था, तो ओपनिंग का एडवांस हमने लास्ट कुछ क्लास में भी पढ़ा था ना, प्लस होता है। तो मेरे पास ऑलरेडी जो करंट ईयर से रिलेटेड है वो 57,500 आ चुका, बट मिलना कितना था 75। तो डिफरेंस मेरा क्या निकल गया, आउटस्टैंडिंग, जो कि क्वेश्चन की डिमांड थी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। फॉर अ क्लब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू रिसीट। बताएंगे जी रेवेन्यू रिसीट कौन सी है। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल रिसीट होती है। बच्चे देखो, क्लास में क्वेश्चन करने से ना आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ते जाएंगे तो पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल रिसीट है, लेगेसी कैपिटल रिसीट है, गवर्नमेंट ग्रांट मेरी वो रेवेन्यू है, डोनेशन फॉर पवेलियन ये भी कैपिटल है बिकॉज इसके साथ पर्पस लगा है। गवर्नमेंट ग्रांट भी मेरी कैपिटल रिसीट होती अगर उसके साथ पर्पस नहीं लगा होता तो, बट बिकॉज अगर उसके साथ पर्पस लगा होता तो वो कैपिटल होती, बट बिकॉज यहाँ पे पर्पस नहीं है तो मेरी रेवेन्यू रिसीट हो गई। तो 14 का आंसर सी हो गया। ठीक है जी, 15 पे आते हैं। 15 अच्छा क्वेश्चन है। एसेट्स ऑफ द क्लब एट द एंड ऑफ ईयर 375 है, लाइबिलिटीज 210 है, सरप्लस 18,000 है। मुझे ओपनिंग कैपिटल फंड बताना है। ट्राई करेंगे बच्चे जी मेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अब हमेशा बैलेंस शीट बनाते थे। हमने हालांकि कोई बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन कराया नहीं था मैंने लास्ट टाइम, लेकिन कोशिश करेंगे हो जाएगा। ये एसेट्स का टोटल है, ये लाइबिलिटीज़ है, ये मेरे पास सरप्लस है। ओपनिंग कैपिटल निकालना है। अब मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जो सरप्लस होता है वो कैपिटल में ही तो जाके प्लस होता है, और अगर डेफिसिट होगा तो वो कैपिटल में जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो 15 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं आपको अगर करके दिखाता हूँ, ट्राई कीजिए, करेंगे बच्चे सभी लोग। 15 के लिए मैं आपको देखिए जी 15 का आंसर कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको इसके लिए अगर बैलेंस शीट बना के दिखाऊं 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। बच्चे आपको छोटी छोटी ना चीज़ें समझ में आनी चाहिए। उसने बोला आपके एसेट साइड का टोटल है जी 375। ध्यान से समझेंगे भाई, अगर एसेट्स का टोटल 3,75,000 है तो लाइबिलिटीज़ का टोटल भी कितना होगा, 375 ही तो होगा। वो कहता है जी लाइबिलिटीज़ 2,10,000 है, क्या सरप्लस 18,000 है, सरप्लस भी तो यही आता है मेरा। तो जो डिफरेंस होगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, कैपिटल फंड। इसका टोटल है 375 माइनस 2,10,000, 3,75 माइनस 210 माइनस 18,000, तो 1,47,000 आ गया मेरी बैलेंसिंग फिगर। ये मेरा आंसर हो गया बच्चे, ये मेरा क्या हो गया, कैपिटल फंड। समझ आई बात। अब मैं आपको इसकी डिटेल बताऊं तो देखिए, जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जी आप यहाँ लायबिलिटीज़ लिखते हैं और कैपिटल भी तो आती है, कैपिटल में प्रॉफिट प्लस करते हैं। अब इस चैप्टर में फ़र्क क्या हुआ, सब कुछ वही है। इस चैप्टर में बस कैपिटल की जगह आपको नाम यूज़ करते हैं हम कैपिटल फंड। इंस्टेड ऑफ वर्ड कैपिटल आप क्या यूज़ करते हो, कैपिटल। प्रॉफिट कैपिटल में प्लस करते हो ना, प्रॉफिट की जगह वर्ड क्या यूज़ करते हो, सरप्लस। अगर लॉस होता तो वर्ड क्या यूज़ होता बच्चे, डेफिसिट। तो अभी मैंने क्या किया, दोबारा अगर आपको बात समझाऊं, मुझे एसेट साइड का टोटल पता है तो लायबिलिटीज़ का टोटल भी तो सेम होने वाला है। ठीक है, ये मुझे पता है जी कितना होगा, 2,10,000। ये मेरे को फाइंड आउट करना है, ये 18,000 है। तो इस टोटल में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, कैपिटल फंड आ गया मेरा। ठीक है, डन। बच्चे बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ सो दैट एक एक बच्चे को अच्छे से बात समझ में आ जाए। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आपके टेलीग्राम वाले ग्रुप में भी भेज चुका हूँ। 16 क्वेश्चन करेंगे जी ध्यान से।
मेडिसिन कंज्यूम निकालनी है। 16 क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट ये रहा और एक लाइन इधर है मेरे पास, मेडिसिन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर गिवन है। मैं आपको अब हिंट दे देता हूँ पहले ही, यहाँ पे वर्ड परचेज्ड लिखा है। मैंने क्या सिखाया था, अगर वर्ड परचेज्ड होता है तो आप ओपनिंग और क्लोजिंग के क्रेडिटर यूज़ नहीं करते, बिकॉज जो परचेजेज है वो क्रेडिटर अकाउंट से ही तो निकल के आती है। बट इसकी जगह अगर अमाउंट पेड होता तो मैं स्टॉक भी यूज़ करता और परचेजेस भी यूज़ करता, बट बिकॉज यहाँ पे परचेजेस गिवन है तो आप सिर्फ स्टॉक यूज़ करेंगे, क्रेडिटर यूज़ नहीं करेंगे। मेडिसिन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर 35,000 है और आपके पास बाकी फिगर्स ही रही। ट्राई करेंगे बच्चे, 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से ट्राई करेंगे। मेडिसिन परचेज 35,000 है। सभी लोग कोशिश ज़रूर करेंगे तभी लर्न होगा समझ, बिकॉज मेडिसिन परचेज गिवन है तो परचेजेस फिगर तो कहाँ से निकल के आती है, मेरी क्रेडिटर से निकल के आती है। तो मुझे क्रेडिटर तो यूज़ नहीं करना है, स्टॉक यूज़ करना है। हम क्या करेंगे इसमें, ओपनिंग का स्टॉक प्लस करेंगे और क्लोजिंग का स्टॉक माइनस करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक बचे, ईयर ध्यान से देखना रिवर्स गिवन है। पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, एट द एंड ऑफ ईयर, ये क्लोजिंग गिवन है और ये ओपनिंग गिवन है। तो ओपनिंग का स्टॉक आप 8,000 प्लस करेंगे और क्लोजिंग का स्टॉक 3,500 माइनस करेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा आंसर 39,500। ओपनिंग स्टॉक प्लस है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस है। ओपनिंग स्टॉक हमने प्लस किया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, क्रेडिटर को यूज़ नहीं किया बिकॉज वर्ड क्या गिवन था, परचेजेस। ठीक है, नेक्स्ट 17 क्वेश्चन प्लीज़, जल्दी से 17 क्वेश्चन करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में मुझे देखो 17 और 16 में क्या डिफरेंस है, आप यहाँ क्वेश्चन में क्लास में फोकस करो बच्चे। देखो, हाउ मच विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज मेडिसिन कंज्यूम्ड इन द फॉलोइंग केसेस, और यहाँ पे वर्ड लिखा है पेमेंट डन। पेमेंट डन और 16 में वर्ड था पेमेंट मेडिसिन परचेज, दोनों में फ़र्क होता है। अगर परचेजेस वर्ड होता है तो आप क्रेडिटर को इग्नोर करते हैं, और अगर पेमेंट वर्ड या अमाउंट पेड गिवन होता है तो आप क्रेडिटर भी यूज़ करते हैं, स्टॉक भी यूज़ करते हैं, प्रीपेड भी यूज़ करते हैं। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे 17। सभी स्टूडेंट ज़रूर कोशिश करेंगे, अपने बार बार बोल रहा हूँ, अपना पेपर पेन लेके बैठे। मैं आंसर्स तो भेज ही दूंगा, वो बात की बात है, अभी आप ज़रूर कोशिश करें। देखिए जी, करके बताऊं। क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर पे आते हैं। 17 में मुझे बोला गया जी पेमेंट डन, तो हम इससे शुरुआत करेंगे जी 45,000 से। ओपनिंग का स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, ओपनिंग के क्रेडिटर प्लस करेंगे, क्लोजिंग के क्रेडिटर माइनस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक, ये मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, मैंने प्लस करा, ये क्लोजिंग स्टॉक है माइनस करा। ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस होगा, ये मेरे पास ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग या ओपनिंग का क्रेडिटर है। क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग या क्रेडिटर प्लस करेंगे। साल के एंड का पढ़ा था ना हमने, साल के एंड का पेंडिंग है तो करंट ईयर का पेंडिंग होगा जी। तो इसका आंसर निकाल लेते हैं, 45,000 प्लस 8,000 प्लस 15,000 माइनस 9 3 12,500। तो आंसर आ गया जी 55,500। 17 समझ में आ गया जी। तो ऑप्शन मेरे पास क्या हो गई, बी। ठीक है बच्चे, ये देखो सारा कुछ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पिछली क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। अगेन 2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करेंगे। 18 में बता ही देता हूँ साथ साथ। देखो 18 में एक छोटी सी नई चीज़ है, रेंट पेड इन कैश हमने पे किया है 15,000, रेंट पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर है 2,000, पेड फॉर प्रीवियस ईयर है 3,500, अमाउंट ऑफ रेंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नहीं सिंपल है ये तो हमने पढ़ा हुआ है। अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में कितना डेबिट करेंगे बच्चे, तो वही फॉर्मूला जो हमने सब्सक्रिप्शन के लिए पढ़ा था, वही सेम फॉर्मूला ही रहना है मेरे पास। इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आएगा, देखो जी मैंने 15,000 पे करा है,
पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल ही साफ साफ लिखा है भाई, नेक्स्ट ईयर का थोड़ी ना हम लेंगे, माइनस करेंगे। और जो मैंने पिछले साल का दिया है वो भी माइनस होगा, ये भी करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता। तो आंसर आ गया जी 9500। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इसका आंसर मेरे पास 9500 हो गया। 19 क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। मैं इतने कुछ बच्चों की जो क्वेरीज हैं वो ले रहा हूँ फटाफट से। मैं तो करंट ईयर वाली फिगर ही जाती है ना, अगर 18 में दोबारा बता रहा हूँ, देखो 15,000 कैश में पे करा, इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, उसमें तो करंट ईयर से रिलेटेड जाता है, लास्ट और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड नहीं जाता। तो रेंट पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए एडवांस दिया, क्या ये करंट ईयर का खर्चा है? नहीं, माइनस। पेड फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल के लिए दिया है, क्या ये करंट ईयर का एक्सपेंस है? नहीं, तो ये भी माइनस। तो 2000 और 3500 दोनों माइनस हो गए, तो मेरा आंसर 9500 आ जाएगा। ठीक है जी, 19 पे आएंगे प्लीज़। देखिए जी 19 क्वेश्चन में क्या कहता है, सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 75,000। तो हमने क्या पढ़ा था जी, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग क्या होता है? माइनस। एट द एंड ऑफ ईयर 90,000, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग क्या होता है? प्लस। अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर है 150। इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट हमने कितना करना है जी? कर डेबिटेड, ये हो चुका 150। अमाउंट ऑफ सैलरी टू दी क्रेडिट ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट इज। बच्चों देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला पॉइंट हमने लास्ट क्लास में नहीं करा था। हमने क्या करा था कि रिसीट्स एंड पेमेंट गिवन है और इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा। 19 क्वेश्चन एंटायरली डिफरेंट है, अपोजिट हो गया। उसने बता दिया जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो 150 है, आप बताओ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में कितनी सैलरी लिखी होगी। तो आपने क्या करना है बच्चे, जस्ट रिवर्स। अभी आप रिसीप्ट्स एंड पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर में आ रहे थे, तो जब आप इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में जाएंगे तो आप सारे साइन रिवर्स कर देंगे। ठीक है, देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 19, इसने मुझे क्या बोला जी, आप ध्यान से सुनेंगे कि इसने मुझे बताया 1,50,000 मिला है। अब देखो नॉर्मली आप क्या करते, हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आते, तो जो चीज़ अभी आप प्लस कर रहे थे वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस कर रहे थे वो प्लस हो जाएगी। मैंने शुरुआत करी 1,50,000 से, आउटस्टैंडिंग इन दी बिगनिंग ऑफ ईयर माइनस होता है ना, तो अभी आप क्या कर देंगे? प्लस। और आउटस्टैंडिंग एट दी एंड ऑफ ईयर प्लस होता है, तो वो आप क्या कर देंगे? माइनस। 1,35,000 इज माई आंसर। आप इस क्वेश्चन में ऐसे जा रहे हैं तो सारे साइन रिवर्स हो गए बच्चे, बात समझ में आ गई? रिवर्स क्वेश्चन है ये मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, सोचेंगे जी आंसर क्या होगा इसका। अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द विल, हमने पढ़ा था बच्चे लेगेसी। अगर किसी की विल में पैसा जो मिलता है किसी एनपीओ को, तो उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड होता है लेगेसी। ठीक है जी, याद रखने ये वर्ड्स बच्चे, बार बार बोल रहा हूँ, जितना हमने पढ़ा सफिशिएंट है, एग्जाम इसी में से आना है, आप क्वेश्चन ध्यान से कीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। द टोकन पेमेंट मेड टू अ पर्सन हु वॉलेंटरली अंडरटेक्स द सर्विसेज इन अ एनपीओ विच वुड अदरवाइज कमांड अ फी इज ऑनरेरियम। हमने बताया था ऑनरेरियम का मतलब क्या होता है, किसी के ऑनर में पे करना। आपके स्कूल में टीचर, रूटीन परमानेंट टीचर होती है, उसको क्या मिलती है? सैलरी। अब सपोज कोई विजिटिंग फैकल्टी आता है पर्टिकुलरली 1 या 2 दिन के लिए आपको कुछ, तो उसको जो आप एज अ टोकन मनी, एज अ रिस्पेक्ट उसको में कुछ देते हैं, तो वो कहलाता है ऑनरेरियम। लेगेसी तो अभी हमने देखा विल में मिलने वाला पैसा होता है। पेटी एक्सपेंस तो नॉर्मल खर्चा हो गया जी हमारा। 22 पे आते हैं। 22 में इफ़ द लाइफ मेंबरशिप फीस है हमारी 5,000 इस टर्म्ड एज अ रेवेन्यू रिसीप्ट। अगर मेरी लाइफ मेंबरशिप फ़ीस रेवेन्यू रिसीप्ट है, वैसे तो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस मेरी क्या होती है? कैपिटल रिसीट होती है। बट अगर लाइफ मेंबरशिप फ़ीस वो कह रहा है मेरी रेवेन्यू रिसीट हुई, तो कहाँ जाएगी बताओ? पॉइंट नंबर सी हो जाएगा जी, 22 का आंसर सी हो जाएगा। फिर अगर ये रेवेन्यू रिसीट नहीं होती
तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाता है। बट वो कह रहा है जी अगर ये रेवेन्यू रिसीट है, मतलब हम मान लेते हैं जी, सपोज करते हैं रेवेन्यू रिसीट है, तो रेवेन्यू रिसीट तो इनकम होती है मेरी, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चे ये हैंड आप क्यों बार बार रेस करके बैठ जाते हो यार, देख रहा हूँ मैं। 23 में देखेंगे जी क्या कहता था, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बाय अ स्पोर्ट्स क्लब इज शोन ऑन। पुराना स्पोर्ट्स मटेरियल आप बेच रहे हैं, पुराना स्पोर्ट्स मटेरियल बेचते हैं तो बच्चे वो क्या होती है हमारी इनकम, इनकम होती है, तो कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। तो 23 का आंसर बी हो गया। ठीक है, सबको बात समझ में आई। पुराना स्पोर्ट्स मटेरियल बेच रहे हैं, पुराना कुछ भी बेचते हैं तो वो इनकम है आपकी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। 24, अ क्लब मेंटेन्स मैच फंड। देखो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट टाइम मैच फंड। अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग अगर मैं आपको रिवाइज कराऊँ इसका आंसर देने से पहले, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या पढ़ा था, अगर कोई फंड होता है तो उससे होने वाली इनकम उसी में प्लस होती है और फंड से होने वाला एक्सपेंस उसी में माइनस होता है, ये पढ़ा था बच्चे। अब आप देखो जी 24 में क्या होगा, अ क्लब मेंटेन मैच फंड देन ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैच विल बी। मैच फंड है हमारे पास, तो मैच से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में मैच फंड में से क्या होगा, माइनस। देखो जी, तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ है क्या, ये रहा आंसर सी हो गया इसका। तो 24 का आंसर सी हो गया ना, शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम मैच फंड ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, हमने पढ़ा था ये। 25 क्वेश्चन, 2 मिनट दे रहा हूँ बच्चे, ट्राई करेंगे। सीखा था हमने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग अपना अपना आंसर निकालेंगे 25 का, फिर मैं करके दिखाऊंगा। आई होप सबने 25 कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं करा देखिए मैं समझा रहा हूँ। What amount will be credited to income and expenditure account for the current year on the basis of following information as at the end of current year। ये करंट ईयर के एंड में है जी, ये पिछले साल के एंड में है। आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर मुझे 4 लाख है। बहुत सिंपल है बच्चे, हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे लास्ट टाइम डिटेल में। देखिए तो 25 का जो मेरे पास सॉल्यूशन है वो कैसे होगा, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है बच्चे, 4 लाख। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग क्या करना था, माइनस, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग प्लस, ओपनिंग का एडवांस प्लस, क्लोजिंग का एडवांस माइनस। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट क्लास में सीख लिए थे। तो इसका आंसर हो गया जी 3,90,000 प्लस 25 और 3 28 माइनस 2,000, 4,16,000। तो 25 की ऑप्शन आ गई जी मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स फंड ऑफ अ क्लब इज 32,000। स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस। ड्यूरिंग द ईयर इनकम रिसीव्ड ऑन कंडक्टिंग स्पोर्ट्स वर 15,000, टोटल एक्सपेंस 50,000। क्लोजिंग बैलेंस स्पोर्ट्स फंड का बैलेंस शीट में क्या जाएगा। 2 मिनट में दे रहा हूँ, 1 मिनट बल्कि जल्दी से करेंगे, ओरली हो जाएगा। अभी तो ऊपर भी मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। चलिए जी चेक कराता हूँ, देखते हैं 26 को चेक करते हैं। हम 26 क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस स्पोर्ट्स फंड का बच्चे मुझे गिवन था 32,000। स्पोर्ट्स फंड से मुझे जो भी मैंने कुछ काम कराया इससे इनकम हुई 15,000 और खर्चा हो गया 50,000। हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या था, जब भी कोई फंड होता है तो उससे होने वाली इनकम उसमें प्लस होती है और एक्सपेंस उसी में माइनस। 32 था, 3 था, 15,000 का मुझे इनकम हुई, 50,000 का खर्च हो गया। तो बच्चे ये तो नेगेटिव 3,000 बच गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जी। तो हमने क्या करा था, इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स फंड विल बी शोन इन बैलेंस शीट इज निल। इसका आंसर बच्चे निल है, इसका आंसर होगा निल, बिकॉज ये तो नेगेटिव हो गया। मैंने लास्ट क्लास में बताया था अगर कभी ऐसा हो तो ये 3,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर के
डेबिट साइड में चला जाएगा ना, बिकॉज ये तो 3000 ज़्यादा खर्च हो गया आपकी पॉकेट से। तो बैलेंस शीट में कितना अमाउंट जाएगा, नील जाएगा, बिकॉज स्पोर्ट्स फंड मेरे पास बचा ही नहीं है। जितना पैसा था वो तो बल्कि खर्च हो गया सारा और कम और पड़ गया। ठीक है, आओ 27 भी कराता हूँ। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइज फंड ऑफ अ क्लास इज 1,42,000। मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है जी 1,42,000। ड्यूरिंग द ईयर डोनेशन रिसीव्ड, डोनेशन कितने की रिसीव हुई, 30,000 की प्राइज फंड से। 75,000 के प्राइस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो 75,000 क्या हो जाएगा माइनस इंटरेस्ट ऑफ 5,000 इज रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। बच्चों याद करो, ये मैंने समझाया था, इंटरेस्ट जो मिल रहा है अगर फंड से वो कोई भी इनकम हो रही है तो फंड में प्लस होगी, फंड से कोई भी एक्सपेंस हो रहा है तो उसी में माइनस होगा। तो 5,000 रुपये का इंटरेस्ट मुझे मिला, ये भी इसी में प्लस होगा। क्लोजिंग बैलेंस प्राइस फंड का जी नेट हिसाब लगा लेते हैं कितना है, 140 प्लस 30 हो गया 1,72,000 प्लस 5,000 माइनस 75,000, तो 102। तो आंसर बच्चे मेरे पास क्या होगा इसकी, 102। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए 28 आधा इधर है आधा उधर, नेक्स्ट पेज पे, तो यहीं से पढ़ते हुए चलते हैं। द क्लब सोल्ड ऑल इट्स फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 9,000। सारा फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 9,000 थी बेच दिया 4,500 में। अगर हम इतना ही क्वेश्चन देखें तो 4,500 का तो लॉस हो गया हमें। नया फर्नीचर खरीदता है 20,000 का साल के बीच में। डेप्रीशिएशन 10% है। दिस इंफॉर्मेशन विल बी शोन एज अंडर। बच्चे देखो अब कहाँ इस इंफॉर्मेशन से मुझे क्या क्या पता चल रहा है, क्या क्या यूज़ होने वाला है। 4,500 का तो लॉस जाएगा, डेप्रीशिएशन आएगा जी इसके ऊपर, वो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में जाएगा, और नया फर्नीचर बैलेंस शीट में जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 4,000 है, डेप्रीशिएशन 2,000 डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वैसे तो यही ऑप्शन सही लग रही है, बट स्टिल और भी पढ़ लेते हैं हम। लॉस लिखा है 2,000 का, ये तो ऑप्शन ही गलत है। बैलेंस शीट में फर्नीचर 13,500, ये भी नहीं, नन ऑफ दिस। तो मेरे पास जो एग्जैक्ट आंसर है इसका बच्चे 28 का, वो डी ए है। क्यों, देखिए लॉस भी बता रहा है, डेप्रीशिएशन भी बता रहा है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ बता देता हूँ जो बहुत सारे बच्चों ने 12th में पढ़ी थी बट भूल गए होंगे। कुछ बच्चों को डाउट आएगा सर ये तो मिड में खरीदी है तो डेप्रीशिएशन कुछ मंथ्स का लगना चाहिए। बट याद करो जब हम फंडामेंटल चैप्टर भी पढ़ते थे अपना आईओडी आईओसी करते थे, यहाँ पे इसके साथ पर एनम वर्ड नहीं है। तो मैंने तो मेरे बच्चों को सिखाता था स्पेशली जोर दे के, आपको भी पता होगा जब पर एनम वर्ड नहीं लिखा होता तो टाइम पीरियड इग्नोर होता है। तो डेप्रीशिएशन 20,000 का फुल ईयर के लिए लग जाएगा जी 2,000, तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी ए। ठीक है, देखिए जी 29 में क्या कहता है, A club has the policy of capitalizing 25% of its entrance fees। आप जो एंट्रेंस फीस है ना उसको कैपिटलाइज करते हैं। बच्चे अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कैपिटलाइज का मतलब होता है कैपिटल नेचर की। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एंट्रेंस फीस लिखा है तो एंट्रेंस फीस मेरी क्या होती है जी, इनकम होती है। एंट्रेंस फीस मेरी इनकम होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में जाती है। बट क्योंकि ये बोल रहा है इसको कैपिटलाइज्ड करना है, तो कैपिटलाइज का मतलब हो गया इसको कैपिटल नेचर की ट्रीट करना है, तो ये कहाँ पोस्ट होगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर है 50,000। अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी गई होगी। बच्चे देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये 25% है तो 100% कितनी होगी ये आप पता लगा लो। आप कैपिटलाइज कितनी करते हो, 25% करते हो, ये 25% है तो 100% कितनी होगी। ट्वेल्थ में किया हुआ ना ये बात भी हमने बहुत बारी। देखिए मैं आपको यही बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करूँ, 50,000 जो है मेरी 25% है यानी कि 1/4 है, तो टोटल कितनी होगी 4/1 2 lakhs। तो मुझे टोटल जो एंट्रेंस फीस है मिली कितनी होगी, 1,50,000 मिली होगी। इसमें से 50,000 जो मेरी एंट्रेंस फीस है ये तो क्या कह रहा है जी, कैपिटलाइज यानी कि कैपिटल नेचर की कर दी। ठीक है, तो 1,50,000 कहाँ चली जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो आपके पास सारे आंसर आ गए।
2 लाख टोटल मिली होगी। कैसे भाई, ये 25% थी, 1/4 थी, टोटल के लिए रिवर्स कर दिया मैंने। डन।